आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक पर्यावरण। अब देखो, इसका अर्थ समझें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यावसायिक और पर्यावरण। बिजनेस और इन्वायरमेंट दो अलग अलग शब्द हैं। ये एक अलग शब्द है बिजनेस, और इन्वायरमेंट एक अलग शब्द है। भाई सामान्य अर्थों में हम बिजनेस क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय होता है या वस्तुएं सेवाओं को बेचना या खरीदना, वो सब बिजनेस के अंतर्गत आता है। या तो कोई आप वस्तु बेच रहे हो, खरीद रहे हो, या आप सेवाओं की क्रय विक्रय कर रहे हो, वो सब व्यवसाय हो गया, वो सब बिजनेस हो गया। और इन्वायरमेंट क्या होता है कि हम यदि इन्वायरमेंट पर्यावरण की साधारण जो अवधारणा पढ़ते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण, मतलब जो हमको चारों ओर से घिरे हुए वही पर्यावरण है। तो वो अलग पर्यावरण है, व्यवसाय अलग है। लेकिन यहां पर दोनों को मिला दिया गया है और क्या कह रहे हैं, व्यवसायिक पर्यावरण। मतलब आपके व्यवसाय को जो चारों ओर से घिरे हुए हैं उसको कह रहे हैं हम व्यवसायिक पर्यावरण। अब सवाल है कि व्यवसाय को चारों ओर से क्या घिरे हुए हैं। तो देखो, कोई भी व्यवसाय हवा में नहीं होता है। कोई भी व्यवसाय है तो वो किसी देश या सामाजिक परिस्थितियों में, मतलब जैसे आप दुकान चला रहे हो या आप कोई व्यापार कर रहे हो, तो आप भारत के नागरिक हो, आप भारतीय समाज के एक अंग हो। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय आर्थिक व्यवस्था और हो इस रूप में, और इसके साथ साथ यदि आपका व्यवसाय बड़ा है तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी आपके व्यवसाय को प्रभावित करेंगी। इसमें टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर है कि तकनीक भी आपके व्यवसाय को प्रभावित करती है। भाई, रूस यूक्रेन वार हुआ, बड़े व्यवसायों को अंतर हुआ। अब ठेले वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा व्यापार है, लोकल है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय हो रहा है उसको तो प्रभावित करेगा ना। हो सकता है गेहूं के दाम बढ़ जाए तो यहाँ के लोकल ट्रेडर को फायदा हो गया। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी परिस्थितियां होती हैं जो आपके व्यवसाय को प्रभावित कर रही हैं, उन्हीं को पढ़ना है हमको। वही है व्यावसायिक पर्यावरण। आपके व्यापार को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी परिस्थितियां, उन्हीं को कह रहे हैं व्यावसायिक पर्यावरण। समझ गए अर्थ? अब देखो, परिभाषाएं हैं, दो परिभाषा। एक है रॉबिन्स की परिभाषा। रॉबिन्स की परिभाषा क्या है कि जो आपका व्यावसायिक पर्यावरण है, व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित करता है रॉबिन्स, और कहता है कि व्यावसायिक पर्यावरण उन संस्थाओं तथा शक्तियों, उन संस्थाओं और शक्तियों के योग से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। उन संस्थाओं तथा शक्तियों के योग से बना है व्यावसायिक पर्यावरण। वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संस्थाओं और शक्तियों को कह रहा है वो, जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है, उसके आउटकम को प्रभावित करती है, उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। भाई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों पे तो कोई नियंत्रण नहीं है ना किसी का, दुनिया की परिस्थितियों पे कोई नियंत्रण नहीं है। तो वही कह रहा है कि उन परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण बहुत कम होता है, उसी को कह रहा है वो व्यावसायिक पर्यावरण। ये रॉबिन्स की परिभाषा है। फिर विलियम ग्लुक और जोनिक, इन ये क्या कहते हैं कि जो व्यावसायिक पर्यावरण है, व्यावसायिक पर्यावरण में वे कारक शामिल हैं जो फर्म के बाहर हैं, जो आपके व्यवसाय के बाहर हैं और अक्सर पैदा करते हैं, व्यवसाय के बाहर हैं और जो फर्म के बाहर हैं और अक्सर खतरे पैदा करते हैं, अक्सर खतरे पैदा करते हैं, खतरे पैदा करते हैं। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी कारक शामिल होते हैं। इसने और परिभाषा को सरल कर दिया कि वे कारक शामिल होते हैं जो फर्म के बाहर है, मतलब आपके, ये भी देखो कह रहा है नियंत्रण के बाहर है, और ये भी कह रहा है आपकी फर्म के बाहर है, आपकी कंपनी का उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आपके कंपनी को प्रभावित कर रहे हैं, कि खतरे पैदा कर रहा है। और इसके अंतर्गत वो क्या कह रहा है, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक कारक शामिल है। ठीक है ना? तो देखो, ये सामान्य सा अर्थ है व्यावसायिक पर्यावरण का। ठीक है, अब देखते हैं इस व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता। मतलब देखो, व्यावसायिक पर्यावरण का सीधा सा अर्थ है वो सारे कारक जो हमारे व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, वो सारे कारक जो हमारे व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। और व्यापार को प्रभावित करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी सभी कारक आपके व्यापार को प्रभावित करते हैं। अब देखो इसकी विशेषताएं। पहली इसकी विशेषता है बाहरी बल की संपूर्णता। बाहरी बल की संपूर्णता, बाहरी बल की संपूर्णता। मतलब देखो, बाहरी बल की संपूर्णता, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि व्यावसायिक पर्यावरण के वे कारक जो किसी फर्म के बाहर उपस्थित होते हैं और फर्म को प्रभावित करते हैं, इस पर किसी फर्म का कोई नियंत्रण
नहीं होता है, उनको कह रहे हैं हम बाहरी बल की संपूर्णता। और ये दोनों प्रकार से हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। मतलब बाहरी बल की संपूर्णता का मतलब होता है वे कारक होते हैं जो किसी व्यवसाय की सफलता असफलता को निश्चित करते हैं और जो बाहर स्थित होते हैं। अब रूस यूक्रेन वार हुआ है तो हो सकता है इससे किसी गेहूं के व्यापारियों को फायदा हो रहा है, लेकिन कच्चा तेल महंगा हो रहा है तो जो कच्चे तेल पर निर्भर है उन लोगों को दिक्कत, कच्चा तेल महंगा तो उनका लागत बढ़ रही है। तो हो रहा ना सकारात्मक, तो किसी के लिए सकारात्मक है किसी के लिए नकारात्मक, और दोनों फर्म के बाहर उपस्थित हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। दूसरी इसकी विशेषता है कि नियंत्रक बल, कंट्रोलिंग फोर्स, नियंत्रक बल। नियंत्रक बल में क्या कह रहे हैं कि ये जो नियंत्रक बल है कि देखो आपकी फर्म को आंतरिक कारक भी प्रभावित करते हैं और बाह्य कारक भी प्रभावित करते हैं। आपके फर्म के उत्पादन या निष्पादन को आंतरिक कारक भी प्रभावित करते हैं और बाह्य कारक भी प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये जो आंतरिक कारक हैं, ये आंतरिक कारक तो आपके कंट्रोल में हो सकते हैं, लेकिन इन बाह्य बलों पर या बाह्य कारकों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि नियंत्रक बल आंतरिक कारकों पर तो नियंत्रित हो सकता है आपका, लेकिन बाह्य कारकों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता है विशेष और सामान्य बल, विशेष और सामान्य बल, विशेष और सामान्य बल। देखो जो नियंत्रक बल में देखा था आंतरिक और बाह्य, तो अब देखो जो बाह्य बल है ना, जो बाह्य कारक थे उनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक को विशेष कहा गया है और एक को सामान्य कहा गया है। विशेष बल के अंतर्गत वो हैं जो आपके व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जो आपके व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे आपका इन्वेस्टर, निवेशकर्ता, आपके उपभोक्ता, आपके कंपटीटर, प्रतिभागी, ये सब लोग, ये विशेष बल हैं, स्पेशल फोर्स हैं जो आपके व्यवसाय को सीधे प्रभावित करेंगे। आपका निवेश करता है ना, आपका निवेश करता ही बर्बाद हो गया, आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया था और वो इन्वेस्टर ही डूब गया, तो आपकी कंपनी को तो घाटा हो गई ना, आपकी कंपनी भी डूब जाएगी। जैसे कल ही न्यूज आई है कि अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक डूब गया। अब वो डूब गया है और वो जो बैंक है भारत में स्टार्टअप को ने फाइनेंस करके रखा था, तो इसका सीधा असर तो भारतीय स्टार्टअप्स पे भी पड़ेगा ना। तो वही कह रहे हैं कि विशेष बल जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और जो सामान्य बल हैं जो क्या है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या बताएंगे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी, कानूनी, ये सारे कारक हैं जो आपके फर्म की गतिविधि को प्रभावित करते हैं। तो ठीक है ना, तो आप विशेष और सामान्य बल दोनों को बता सकते हो। चौथा क्या है ये, इसमें अनिश्चितता पाई जाती है, अनिश्चितता। मतलब देखो आप जो आपका व्यापार है वो बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर है और उन बाह्य परिस्थितियों को आप गैस नहीं कर सकते, मतलब उनकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। देखो थोड़ा बहुत अंदाज लगाया जा सकता है कि भविष्य में क्या होगा, कैसा टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आने वाला है, कैसा राजनीतिक परिवर्तन आएगा, किस चीज की मांग बढ़ेगी, किस चीज की मांग घटेगी, थोड़ा बहुत अंदाज लगाना संभव है। लेकिन आप सोचो कि 100% अंदाज लगा ले, भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। तो वही कह रहे अनिश्चितता पाई जाती है। अब लॉकडाउन लगा रहा, किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन लगेगा और वो भी इतना लंबा लगेगा, कई बिजनेसेस बर्बाद हो गए। तो यही कह रहे हैं ना कि अनिश्चितता पाई जाती है, कल को कोई और फिर से महामारी जाए, फिर से लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा किसी को कुछ नहीं मालूम। तो वही कह रहे हैं कि इसमें क्या है, ये जो व्यावसायिक पर्यावरण के जो कारक हैं इनमें अनिश्चितता पाई जाती है। फिर इसमें बता सकते हैं कि ये गत्यात्मक घटक हैं, गत्यात्मक
घटक। गत्यात्मक घटक है मतलब ये क्या है, ये लगातार परिवर्तनशील है, सतत परिवर्तनशील। भाई आपकी राजनीतिक व्यवस्था लगातार बदल रही है, नए नए कानून आ रहे हैं, तकनीक तो बहुत तेजी से बदल रही है, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था लगातार बदल रही है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो घटक हैं ये लगातार परिवर्तनशील है, और बता सकते हैं कि इनमें जटिलताएं हैं। जटिलता का मतलब क्या है कि देखो, कारक सब अलग अलग हैं, राजनीतिक कारक अलग है, आर्थिक कारक अलग है, सामाजिक कारक अलग है, तकनीकी कारक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर निर्भर है। देखो, सरकार बदलने से सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव आ जाता है, और सामाजिक व्यवस्था बदलने से सरकार में भी बदलाव आएगा, और जब सरकार बदलेगी, सामाजिक व्यवस्था बदलेगी, तो आपका व्यवसाय भी थोड़ा बहुत प्रभावित होगा ही। तो कह रहे हैं कि ये सारे कारक बहुत जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। फिर कह रहे हैं इनकी एक और विशेषता है कि इनमें सापेक्षता पाई जाती है। सापेक्षता का मतलब क्या है कि देखो, हो सकता है कि कोई एक कारक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी कारक में से कोई एक कारक किसी जगह अलग प्रभाव उत्पन्न करे और दूसरी जगह अलग प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करे। जैसे लॉकडाउन ने कोई बिजनेस को बर्बाद कर दिया, और कईयों के बल्ले ऑनलाइन एजुकेशन, उसकी तो लॉटरी लग गई लॉकडाउन से। तो वही कह रहे हैं ना, सापेक्ष, रिलेटिव है, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि एक सा प्रभाव उत्पन्न करेगा, कहीं सकारात्मक कहीं नकारात्मक। तो वही कह रहे हैं कि सापेक्ष है ये। दूसरा, ठीक है ना, तो बस इतने आपके व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं पर्याप्त हैं। अब हमको इसमें देखना है व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व, व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। देखो, महत्व तो सबसे ज्यादा इसमें यह है कि आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो, जहां पे भी व्यवसाय कर रहे हो, गांव में कर रहे हो, शहर में कर रहे हो, विदेश में कर रहे हो, आपको यदि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिस्थितियों की अच्छे से जानकारी है, तो आप इसके माध्यम से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद ले सकते हो। थोड़ा बहुत अंदाजा लगाना जरूरी रहता है कि कल को क्या होने वाला है, जो परिवर्तन हो रहा है उसको समझना। यदि आप बिजनेस पर्यावरण को अच्छे से समझोगे तो आप परिवर्तनों को अडॉप्ट करते जाओगे और आपका बिजनेस अच्छे चलेगा। जिन लोगों ने इस व्यावसायिक पर्यावरण को समझने में असफल रहे, उनका बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो गया। क्योंकि देखो, इसी के माध्यम से आप खतरों को भांप लेते हो कि यार लॉकडाउन लग सकता है, तो गतिविधियों को बदल दिया अपन ने, या इस चीज की डिमांड आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो उसका उत्पादन तुमने तेजी से बढ़ा दिया, या इस चीज का उत्पादन अब धीरे धीरे घटने वाला है, आने वाले समय में इसकी कोई मांग ही नहीं करेगा, तो उसका उत्पादन तुमने भी घटा दिया। तो ये जो अध्ययन किया जाता है, कोई भी कंपनी क्या है, किसी भी चीज का उत्पादन बढ़ाने और घटाने के लिए पहले क्या है, पूरा अध्ययन करती है। तो अध्ययन में क्या देखा जाता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है कि हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में इस चीज पर सब्सिडी दे। जैसे वर्तमान में सौर ऊर्जा को सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, तो आप क्या करोगे कि आने वाले समय में, उन्होंने कहा भारत में एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, तो आप सौर सेल पैनल में इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं उसकी कंपनी खोलता हूं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसका भविष्य में बहुत डिमांड बढ़ने वाला है। आप गाड़ी बनाने वाली कंपनी देखो, बहुत सारी कंपनियों ने डीजल कार का उत्पादन बंद कर दिया। मारुति जैसी बड़ी कंपनी ने डीजल गाड़ी का उत्पादन बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि डीजल गाड़ी इन्वायरमेंट को हानिकारक है, और आने वाले समय में सरकार क्या है, धीरे धीरे डीजल गाड़ियों के उत्पादन को बंद कर देगी। तो कंपनी समय से पहले ही चीजों को समझते हुए क्या है, अपना प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद कर दे रही है। वो पेट्रोल है, और ज्यादातर क्या है, पेट्रोल को भी छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर पहुंच गए, कंपनियां खुद ही पहुंच रही ईवी की तरफ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो व्यावसायिक पर्यावरण को समझ रहे हैं कि भाई आने वाले समय में पर्यावरण संकट और गहराएगा। इस पर्यावरण संकट के लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी, और सरकार कड़े कदम उठाएगी तो डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाएगी, जो आपका कोल एनर्जी है उस पर प्रतिबंध लगाएगी, फ्यूल एनर्जी पे प्रतिबंध लगाएगी, और किसको प्रमोट करेगी? ईवी पे। तो अभी समय है ईवी की तरफ, कंपनियां खुद ही प्रमोट हो जाएंगी, सौर सेल पैनल खुद ही लगा रही हैं। तो ये कैसे पता चल रहा है? ये व्यावसायिक पर्यावरण की अच्छी समझ है। यदि आपकी अच्छी समझ नहीं है तो आप डीजल गाड़ी का उत्पादन बढ़ा रहे हो, डीजल गाड़ी के और नए प्लांट लगा रहे हो, पता चला सरकार ने 2 साल बाद प्रतिबंध कर दिया ना, दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चलेंगे। अब 10 साल पुराने डीजल वाहन दिल्ली में नहीं चलेंगे तो मतलब उनकी खपत तो अब कम होगी ना। तो यही है, ये सब चीज होती है व्यावसायिक पर्यावरण। तो यही इसका महत्व हो गया कि यदि आपको व्यावसायिक पर्यावरण की जानकारी है तो उस व्यावसायिक पर्यावरण की जानकारी का उपयोग करके आप अपने व्यवसाय को आगे सस्टेन कर सकते हैं, या आने वाले खतरों से
आप बच सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो इसके महत्व में सबसे पहला महत्व है व्यवसाय के उद्देश्य को निर्धारित करने में सहायक। व्यवसाय के उद्देश्य को निर्धारित करने में सहायक। व्यवसाय के उद्देश्य को निर्धारित करने में सहायक। ठीक है ना। देखो ये कह रहा है कि आपका जो व्यवसाय है वो किसी ना किसी व्यावसायिक पर्यावरण में हो रहा है। मतलब आप जंगल में तो कोई व्यापार कर नहीं रहे हो, बाजार में कर रहे हो, तो बाजार की परिस्थिति क्या है, सरकार की नीति क्या है, उपभोक्ताओं की मांग क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य को निर्धारित करते हो। तो किसी व्यवसाय का उद्देश्य का निर्धारण क्या होता है, उस वहां के व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन के बाद ही होता है। दूसरा क्या है, आपदा के लक्षणों की पहचान करने में सहायक। आपदा के लक्षणों की पहचान करने में सहायक। ठीक है। आने वाले समय में क्या खतरा हो सकता है ये अध्ययन से ही पता चलेगा ना, तो उस खतरे का आप अभी पता अंदाजा लगा लोगे और उसके लिए आप अभी से उपाय कर लोगे तो आप उस खतरे से बच सकते हो। फिर है तीसरा, इसका है व्यावसायिक अवसरों, व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने में सक्षम। व्यावसायिक अवसरों की, आने वाले समय में किस चीज की मांग बढ़ेगी, किस चीज की मांग घटेगी, व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करके पता चलेगा। और व्यावसायिक अवसर मतलब आने वाले समय में किस चीज की मांग है तो उसका तुम उत्पादन करो। जैसे किसी को यदि पहले से पता चल जाए कि लॉकडाउन लगने वाला है और यहां पर सैनिटाइजर एक बहुत जरूरी चीज हो जाएगी, तो यदि कोई व्यक्ति ने उस समय सैनिटाइजर की प्लांट डाल दिया होगा तो सोचो उन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे। तो ये कैसे पता किया होगा उसने, उसने व्यावसायिक पर्यावरण से थोड़ा सा अंदाजा लगाया होगा। लेकिन पहले बताया कि ये बहुत ज्यादा अनिश्चित होते हैं, हर व्यक्ति इनका अंदाजा नहीं लगा सकता है, इसलिए तो देखो कम ही उद्योगपति सफल है ना। जो उद्योगपति सफल है वो व्यावसायिक पर्यावरण का उनने जो एक भविष्य का अंदाजा लगाया उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया और वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हुए। रूस यूक्रेन वार का अंदाजा लगा लिया, कोई आने वाले आर्थिक क्राइसिस का अंदाजा लगा ले कि भारत में बैंकिंग क्राइसिस आने वाला है, ऐसा करो वैसा करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो वही है व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने में सहायक है। और फिर है तीव्रता से होने वाले परिवर्तनों से जूझने में समर्थ। तीव्रता से होने वाले परिवर्तनों, तीव्रता से होने वाले परिवर्तनों से जूझना। ठीक है ना। तो तीव्रता से परिवर्तन मतलब क्या हो रहा है कि आप यदि व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करोगे तो समाज में जो तेजी से चेंज आ रहा है उस चेंज को पकड़ लोगे, और यदि आपने चेंज को नहीं पकड़ पाया तो आपका बिजनेस खत्म, बड़े से बड़ा बिजनेस खत्म हो जाएगा। भारत में एक समय नोकिया के मोबाइल चलते थे, 90% मोबाइल मार्केट पर नोकिया कंपनी का कब्जा था, 10% में सारी कंपनी थी सैमसंग और 50 चाइनीज कंपनी। लेकिन नोकिया ने समय रहते क्या है परिवर्तन को नहीं पकड़ा, एंड्रॉयड मार्केट में मोबाइल मार्केट में आया, नोकिया ने कहा हम नहीं बनाएंगे एंड्रॉयड, लोगों को वो पसंद आया और आज देखो नोकिया का नाम लेने वाला नहीं बचा। तो वही क्या है कि वो परिवर्तनों को पकड़ नहीं पाया। यदि व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करता तो समझ आता है कि समाज में एंड्रॉयड फोन की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नोकिया ने नहीं कर पाया तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। और अंत में है प्रदर्शन में सुधार। ठीक है ना। प्रदर्शन में सुधार भाई, जब आप होने वाले परिवर्तनों को पकड़ लोगे, आने वाले अवसरों को पहचान लोगे तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपका प्रदर्शन सुधर जाएगा। ठीक है ना। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस है। अब है व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम। व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण। ठीक है ना। अब देखो आर्थिक पर्यावरण के तहत व्यावसायिक पर्यावरण के मतलब उन तत्वों को शामिल किया जाता है आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत
जो व्यवसायिक किसी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, जैसे किसी देश की आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, किसी देश की आर्थिक नीति क्या है। आर्थिक नीति में बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं कि वहां उस देश पर भैया ऋण पर ब्याज क्या है, ऋण पर ब्याज जितना कम होगा लोन लेना उतना आसान होगा, और लोन लेना जितना आसान होगा व्यवसाय करना उतना सरल होगा। वहां के देशों के लोगों के रोजगार की स्थिति क्या है, सरकार की मौद्रिक नीति क्या है, सरकार की राजकोषीय नीति क्या है आदि। मतलब टोटल सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी, देश की इकोनॉमिक स्थिति और सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब अलग अलग है। मौद्रिक नीति अलग, राजकोषीय नीति अलग, सब इन सबको क्या कहते हैं, आर्थिक पर्यावरण। ठीक है ना। फिर इसमें होता है, दूसरा होता है जिसको कहते हैं गैर आर्थिक। मतलब देखो जो भी बचे सब गैर आर्थिक है, और गैर आर्थिक में क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण में कहना क्या चाह रहे हैं, देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी, राजनीतिक व्यवस्था से वहां पे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, कम्युनिस्ट है कि पूंजीवादी व्यवस्था है कि सोशलिस्ट व्यवस्था है। फिर सरकार स्थिर है या काम चलाऊ है, सरकार निर्णय ले पाती है या नहीं ले पाती है, ऐसा तो नहीं कि सरकार डर के मारे निर्णय ही ना ले पा रही हो। तो बहुत सारी है, देश की राजनीतिक पर्यावरण भी आपके व्यवसाय को प्रभावित करेगा ही करेगा। मोदी सरकार है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, उनकी आर्थिक नीति अलग है। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, राजनीतिक व्यवस्था तो सेम थी लेकिन सरकार अलग थी, तो व्यवसाय अलग टाइप का था। तो राजनीतिक व्यवस्था भी प्रभावित करती है। चौथा है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण, आपका समाज कैसा है, समाज के मूल्य कैसे हैं, समाज कैसा है, समाज के मूल्य कैसे हैं, क्रियाकलाप कैसे है, रीति रिवाज सबका। देखो यदि आपने समाज का अध्ययन करके ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो वो सक्सेस होगा, और नहीं तो अनसक्सेस हो जाएगा। कि भाई जैसे भारतीय समाज है, मालूम है भारतीय समाज एक रूढ़िवादी समाज है, यहाँ पे अंधविश्वासों का बोलबाला है, तो कोई भी कंपनी आएगी उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है ना, तो इसी दिशा में प्रयास करेगी कि भारतीयों की मानसिकता कुछ इस टाइप की है तो उस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो वही कह रहे हैं सामाजिक पर्यावरण, ये सामाजिक पर्यावरण भी आपकी व्यवसाय की सफलता को निर्धारित करता है। और पांचवा है कानूनी या विनियामक वातावरण। कानूनी या विनियामक वातावरण, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे, कर व्यवस्था कैसी है, नया बिजनेस खोलते समय क्लियरेंस लेने में कितनी दिक्कत जा रही है, क्या सिंगल विंडो क्लियरेंस है या फिर बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कत। तो लीगल फ्रेमवर्क भी इस व्यावसायिक पर्यावरण का एक आयाम है। और चौथा है अंतिम तकनीकी वातावरण। तकनीकी वातावरण में मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी इस व्यावसायिक पर्यावरण का एक अनिवार्य अंग है, अनिवार्य आयाम है। आयाम कैसे है तकनीक, भाई तकनीक लगातार बदल रही है। जैसे अब भारत में उन्होंने कहा कि पहले 3G थी, फिर 4G टेक्नोलॉजी आ गई, अब देखो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। तो टेक्नोलॉजी बदल रही है ना, तो इस 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो ये 5G टेक्नोलॉजी कैसे हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती है, व्यवसाय को यह अध्ययन करना होगा, क्योंकि उसी के अनुरूप वो परिवर्तन करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तकनीक जो है वो व्यावसायिक पर्यावरण का एक अनिवार्य आयाम है। ठीक है ना। तो ये इतने आयाम हैं आपके व्यावसायिक पर्यावरण के। ठीक है ना। तो देखो ये आपका व्यावसायिक पर्यावरण में इतना ही है। अब जैसे यदि कोई व्यक्ति, मतलब इसमें एक टॉपिक और हो सकता है कि भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण। तो देखो भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण मतलब भारत जब 1947 में आजाद हुआ था और 2023 तक भारतीय, विशेषकर यहां पे आपको अर्थव्यवस्था की जानकारी तो होनी ही चाहिए। कायदे से व्यावसायिक पर्यावरण के सब शामिल हो जा रहा है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, लेकिन इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि भैया 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमको मालूम है हमने क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब देखो मैं यहां पर इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि ये पूरा आपका अर्थव्यवस्था शामिल होगी।
हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को बनाया, समाजवाद और पूंजीवाद को मिला के एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। हमने प्लान्ड नियोजित पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपना विकास करना चालू किया। और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी हमारा क्या है, झुकाव किस ओर था सार्वजनिक, मतलब सरकारी क्षेत्र की ओर ज्यादा था। हमारी जो 1948 की औद्योगिक नीति है, फिर 1956 की औद्योगिक नीति है, दोनों ही औद्योगिक नीति में मुख्य रूप से झुकाव क्या था, सार्वजनिकरण की ओर था। हमने प्राइवेट निजी क्षेत्रों का भी सार्वजनिकरण किया गया, बाद में हमने एलआईसी का किया, फिर बैंकों का किया, बहुत सारे प्राइवेट संस्थाओं का सार्वजनिकरण कर दिया। ये एक दिशा में चल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन फिर हमने देखा कि 1991 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था बदल गई और हमने क्या लिया आया, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। दिशा बदल गई। पहले हम इस दिशा में जा रहे थे 1947 से 1991, 1991 के बाद हमारी दिशा क्या हो गई, इधर हो गई। मतलब अब हमारी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को ज्यादा महत्ता दी जाने लगी। देखो उदारीकरण, उदारीकरण मतलब क्या है, नियम कानूनों को सरल बनाना। भारत में व्यापार करना बहुत सरल हो गया और धीरे धीरे देखो और सरल बात किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो गई है कि व्यवसाय करना बहुत आसान हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस। निजीकरण, निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। देख रहे हो सरकार सब बेच दे रही, रेल बेच दे रही, गेल बेच दे रही, भेल बेच दे रही, सब बेच दो। निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो। और वैश्वीकरण, पूरी दुनिया की कंपनियों को मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च कर दिया सरकार ने कि भारत, पूरी दुनिया की कंपनियों से बोल रहे हैं कि भारत में आके निवेश करो, तो वही है वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो देखो 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था बदली तो भारत का आर्थिक पर्यावरण भी बदल गया। और देखो 1991 के पहले और आज की स्थिति, ये 1991 के एलपीजी रिफॉर्म का परिणाम है कि भारत में बेंगलोर जैसा सिलिकॉन हब है, हैदराबाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन गई है। ये सब एलपीजी नीतियों का ही परिणाम है। इतनी सारी विदेशी कंपनियां भारत में आके व्यवसाय कर रही हैं, कार की कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, ये सब एलपीजी रिफॉर्म का ही परिणाम है, ठीक है ना। तो देखो आपको इसकी यदि पूरी समझ है तो आपको भारतीय व्यावसायिक पर्यावरण का समझ है, खासकर 1947 से 2023 तक की आर्थिक नीतियों की, ठीक है ना। तो अब देखो ये बहुत ज्यादा विस्तृत है कि 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी, 56 की क्या थी, फिर 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या बदलाव आया, कौन कौन से एक्ट बदल दिए गए, और फिर अभी वर्तमान में सरकार क्या कर रही है। सरकार ने एक विमुद्रीकरण जैसा भी काम कर दिया था, फिर जीएसटी ले आई सरकार। ये बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म है, विमुद्रीकरण कर दिया, जीएसटी ले सरकार ने, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग ले आया। तो नीति आयोग क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, उसके कौन कौन से कार्यक्रम है, ये सब आपको इसके अंदर अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आप अपने स्तर से देख लेना। मैंने आपको केवल इतना बता दिया कि व्यावसायिक पर्यावरण होता क्या है, प्रबंधन में उसकी क्या महत्ता है और उसकी क्या विशेषता है।